हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं हूं रोहिणी दुबे और आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड विषय इतिहास की सीरीज़, जिसमें हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा दूसरा चैप्टर है और हम उसका भी एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। मैंने पहली इसकी जो सेकंड चैप्टर की फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि राजा, किसान और नगर, जिससे कि नाम है हमारे चैप्टर का, और उसमें तिथि दी गई है 600 बीसी से 600 एडी तक का पूरा विवरण आपको इस चैप्टर में मिलेगा। किस तरह का समाज था, कैसे हमारे यहाँ आर्य आए, कैसे उन्होंने सारी चीज़ों को अपने हाथों में लिया, और सबसे बड़ी चीज़ राज्यों का किस तरीके से यहाँ पर निर्माण हुआ। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो सिंधु घाटी सभ्यता था, और सेकंड चैप्टर में वैदिक सभ्यता, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसके बाद आती है। लेकिन वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जो जितना ज़्यादा विवरण है वो बहुत ही कम हमारे सिलेबस में डाला गया है। मीन्स पुराण, उपनिषद, वेद, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा विवरण हमारे सिलेबस में नहीं है। हालांकि वो इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन फिर भी उसे हमारे 12th क्लास के सिलेबस में नहीं जोड़ा गया है। अगर आप लोग चाहेंगे कि आप उस वाले पोर्शन को पढ़ना है आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको वो पूरा चैप्टर जो एक वैदिक सभ्यता से रिलेटेड है उसको मैं पढ़ाऊंगी। हमारे सिलेबस में तो सिर्फ डायरेक्ट हम लोग वंशों के ऊपर आ गए हैं, और इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के बाद 600 बीसी पर डायरेक्ट आ गए। 1500 से 600 बीसी का जो समय है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता ख़त्म होती है और 600 बीसी आता है, तो वो बीच का जो हिस्सा है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हम बात करते हैं जो हम लोगों को आज पढ़ना है। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि हमारा राजा, किसान और नगर दूसरे चैप्टर में दूसरा टॉपिक हमारा 16 महाजनपद आज का हमारा टॉपिक है। 16 महाजनपद। पहले तो मैं आपको बता दूं कि महाजनपद से क्या मतलब है। महाजनपद से बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पर मीनिंग है, वो है राज्य। 600 बीसी में महाजनपदों का निर्माण हुआ। 600 बीसी में, ये आपके लिए क्वेश्चन आता है, महाजनपद कब बनाए गए। 600 बीसी से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि 16 महाजनपद कब बनाए गए, तो आपका आंसर होगा 600 बीसी। ठीक है। दूसरा आपका इसमें आता है उपनिषदों का निर्माण कब हुआ, ये भी पूछा जाता है, तो इसका आंसर भी उपनिषदों का संकलन कब हुआ, तो ये भी आपका आंसर रहेगा 600 बीसी। फिर तीसरा 600 बीसी से रिलेटेड है जैन और बौद्ध धर्मों का उदय। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपका रहेगा 600 बीसी। एंड लास्ट वन है धर्मशास्त्रों का संकलन, यानी कि स्मृतियाँ या धर्मशास्त्र में हमारे कुछ ग्रंथ आते हैं, वो भी 600 बीसी। तो ये 3-4 क्वेश्चंस हैं जिसकी जो टाइम पीरियड है वो सेम है, और ये हमारे पेपर में पूछा जाता है, तो आपको ये चीज़ें नोट कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डायरेक्ट हम लोग जो हम पढ़ रहे हैं उस पर आते हैं, महाजनपद की बात करते हैं। तो जब मैंने बताया था आपको कि आर्य भारत में आए तो वो कबीलों के तौर पर आए थे, कबीलों के रूप में वो यहाँ पर आए थे। छोटे छोटे कबीले हमारे यहाँ बस गए थे आके। समय बीता और धीरे धीरे उन कबीलों ने अपने एक दूसरे को में मर्ज हो गए वो। तो जब वो एक दूसरे में मर्ज हो गए और 3-4 कबीलों ने मिलकर बड़े बड़े राज्यों का निर्माण किया। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दौर था भारत का, क्योंकि इस समय ये जो कबीले थे जब ये राज्यों में परिवर्तित हुए तो एक नए तरह का समाज पनपा, एक नए तरह के समाज का निर्माण हुआ पूरे देश में। विशेष तौर पर उत्तर भारत की बात करें
तो पूरा उत्तर भारत जो था वो 16 भागों में बट गया था, 16 राज्यों में बट गया था। और इस तरीके से ये 16 राज्य ही 16 महाजनपद के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर राजा थे, राजाओं ने अपने अपने राज्य स्थापित किए, अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया। साम्राज्यवादी नीति यानी कि युद्ध करना, दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण करना और उस राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाना। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होना शुरू हुई और फिर वो होती चली गई और इस तरह से बहुत सारे वंश फिर भारत में पनपे। तो ये 16 महाजनपद का प्रभाव था, राज्य बने और राज्य के साथ साम्राज्यवादी नीतियों का अनुसरण हुआ और बड़े बड़े राज्य, छोटे से बड़े राज्य और बड़े बड़े राज्य। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो हमारे महाजनपद थे वो महाजनपद किस तरीके से दो भागों में, दो तरह के महाजनपद थे, ये आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, एक तो था राज्य और एक था संघ, ये याद रखिएगा। महाजनपद भी दो तरह के थे, मतलब जो 16 महाजनपद थे वो दो तरीके से बने हुए थे। कहीं पर राज्य था, कहीं पर संघ था। राज्य में कौन राज्य करता था? राजा। और संघ में राज्य करते थे गण। अब इसको समझिए, राज्य सिंगल राजा यहाँ पर राज्य करता था। एक राज्य थे जहाँ पर एक सिंगल राजा राज्य करता है और वो महाजनपद है। दूसरा क्या है? गढ़, कई सारे छोटे छोटे गढ़ों को मिला करके एक राज्य बना, लेकिन वो संघ कहलाता था, वो राज्य नहीं कहलाता था। तो इस तरीके के कई 3-4 संघ थे और उनमें सबसे बड़ा जो संघ था उसका नाम था वज्जी संघ। ठीक है, वज्जी संघ सबसे बड़ा था जो 16 महाजनपद का एक भाग था और इसकी राजधानी थी वैशाली। बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद था, लेकिन ये संघ था छोटे छोटे गढ़ों, लगभग कितने? 8 गढ़ इसमें शामिल थे वज्जी संघ में और 8 गढ़ों से मिलकर के वज्जी संघ बना हुआ था। एक और चीज यहाँ पर ये है कि सबसे बड़ा संघ था ये वज्जी संघ। इसमें मिथिला मतलब जो विदेही राज्य अभी हमारे नेपाल में है, विदेही राज्य शामिल था। कुंडग्राम के ज्ञात्रक इसमें शामिल थे, वज्जी शामिल थे, वैश्या और आपका वैशाली। उसके अलावा कुरु और कौरव्य, इस तरीके के और छोटे छोटे राज्य थे। तो कुल मिलाकर के 8 राज्य इस संघ में शामिल थे, 8 गढ़ छोटे छोटे संघ में शामिल थे और इस तरीके से ये वज्जी संघ बना। तो दो तरीके के महाजनपद थे, एक था राज्य और एक था संघ। जैसे कि हम लोग ऐसे मान लें कि जैसे जब कोई हमारे यहाँ गवर्नमेंट चुनकर आती है, तो वो जब सिंगल गवर्नमेंट अपने दम पर चुनकर आती है तो वो बिल्कुल बिना किसी विरोध के और एक अपनी अलग सरकार बनाती है। कई बार क्या होता है कि मिली जुली सरकारें आ जाती हैं, किसी एक को पूरा बहुमत नहीं मिलता तो मिली जुली सरकारें आ जाती हैं। तो जब वो मिली जुली सरकारें आती हैं तो उनके जो डिसीजंस होते हैं वो जितनी भी पार्टी से मिलकर के सरकार बनी है उन सभी पार्टी के जो प्रधान होते हैं उन लोगों के डिसीजंस शामिल होते हैं, उनका भी वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है हर किसी डिसीजन में, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो। सेम हियर है, यहाँ पर भी वही है कि वज्जी संघ में गढ़ थे और ये 8 गढ़ मिलकर के एक महाजनपद का निर्माण करते थे। और कहीं कहीं क्या था कि सिर्फ एक राज्य था जहाँ का राजा एक इकलौता, एक सिंगल राजा वहाँ पर राज्य करता था। अब हम बात कर लेते हैं कि 16 महाजनपद में प्रमुख जो आपके लिए क्वेश्चन आता है कि प्रमुख महाजनपद कौन कौन से थे, वो आपको देख लीजिए। आपको यहाँ पर 2 महाजनपदों के नाम लिखने को आ सकते हैं, प्रमुख महाजनपद के नाम भी लिखने को आ सकते हैं। तो प्रमुख महाजनपद में सबसे पहले तो आपका वज्जी, बहुत ही खास, बहुत ही बड़ा और बहुत ही संगठित राज्य था। वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती। अवंती क्या है? अवंती को इस समय क्या कहते हैं? उज्जैनी, यानी कि उज्जैन का ही पुराना नाम अवंती है। तो ये सारे के सारे महाजनपद
बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद थे। अब देखिए यहाँ पर ये प्रमुख महाजनपद हो गए। बात करते हैं पहले महाजनपद की, बज्जी की हम लोगों ने बात करी, अभी हमने समझा कि जो संघ था उस बज्जी क्या था, एक संघ था, कई सारे गणों से मिलकर के एक संघ था। इस संघ को क्या कहते हैं, एक आपके इसमें क्वेश्चन आता है, ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब होता है समूह शासन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है आपके पेपर में, ओलिगार्की का मतलब क्या है। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ओलिगार्की का तात्पर्य क्या है, जहां पुरुषों का समूह शासन है। ठीक है, जहां पुरुषों का समूह शासन है उसको क्या कहते हैं, समूह शासन। या जहां पुरुषों का समूह शासन है, इसमें हम लोग एक चीज और जोड़ देते हैं, जहां, इसको इस तरीके से लिख लीजिए, जहां सत्ता पर, ठीक है, ये आपका पूरा हो गया। जहां सत्ता पर पुरुषों का समूह शासन है तो उसको ओलिगार्की या समूह शासन कहते हैं। इसी के साथ आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पर महाजनपद से रिलेटेड बनता है 2 नंबर का, वो है जनपद क्या है। ठीक है, जनपद। अब जनपद क्या है, जनपद का मतलब ये है कि किसी भूखंड पर कोई जाति, कुल, जाति या कुल जब आता है और वहीं बस जाता है, तो उसे जनपद कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया जनपद। कि जनपद क्या है, जब किसी भूखंड पर कोई इस तरीके से कोई भी ग्रुप, कोई जाति, कोई कुल, कोई परिवार आता है, अपना पैर रखता है और फिर कुछ समय के बाद वहीं पर बस जाता है, तो वो जनपद कहलाता है। तो ये हमारी बात हो गई जनपद से। 2 क्वेश्चन आपके हैं ये 2 नंबर के, इनको आप लोग नोट करें और अच्छे से इनको याद करें। अब हम बात करते हैं मगध की। सबसे बड़ा जनपद, सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद, मगध महाजनपदों में प्रथम था। ये आपको दिया गया है और यही सही है। मैंने जब आपको ये एक इंट्रोडक्शन दिया था इतिहास का, तो मैंने आपको उसमें पढ़ाया भी था कि मगध का जो शासन काल रहा है, मगध का जो राज्य रहा है, मगध का जो इतिहास रहा है, वो प्राचीन भारत की अगर बात करें, प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें, तो प्राचीन भारत के इतिहास में मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास माना जाता है एक तरीके से। इसलिए क्योंकि जितने भी बड़े बड़े वंश, बड़े बड़े राजाओं ने यहाँ पर राज्य किया है, वो सब भारत के एक छत्र राजा रहे हैं। इसलिए मगध का शासनकाल, मगध का राज्य का जो समय रहा, वो भारत का राज्य का समय कहलाता है। तो मगध महाजनपदों में प्रथम था। ठीक है, क्यों था? अब इसका भी कारण है कि मगध सारे महाजनपदों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, पर ऐसा क्यों था? तो इसके कारण आपसे पूछे जाते हैं कि मगध पहले स्थान पर था, इसका कारण बताइए, कुछ कारण बताइए, 2 कारण बताइए, 3 बताइए। तो हम कुछ कारणों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो क्या कारण था? खेती। खेती और अच्छी उपज। सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि यहाँ पर बहुत अच्छी भूमि थी और बहुत उपजाऊ भूमि थी और वहाँ पर उपज बहुत अच्छी होती थी। नेचुरल सी बात है, उस समय व्यापार का तो इतना ज़्यादा वो नहीं था, मेन तो कृषि थी। जिस क्षेत्र में कृषि ज़्यादा होगी वहाँ पर समृद्धि ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा होंगे, जनसंख्या ज़्यादा होगी और शासन अच्छा होगा। तो इसलिए लोग ज़्यादातर इस राज्य की तरफ आकर्षित होते थे। दूसरा जो यहाँ का प्रमुख कारण था वो था लोहे की खदानें।
लोहे की खदानें थी और ये लोहे की खदानें जो थी ये उससे जो लोहा मिलता था उसके कारण से इनके हथियार औजार युद्ध में ये जो भी थे वो सब चीज़ों का यूज़ हो जाता था, तो बहुत हेल्प मिलती थी। तो बहुत बड़ा एक रीज़न था लोहे की खदानें यहाँ पर होना। तीसरा क्या था कि गंगा और उपनदियाँ, गंगा की जो उपनदियाँ थी उनकी वजह से आवागमन, उपनदियों के कारण आवागमन बहुत अच्छा था, आवागमन सरल था, लोग व्यापार अच्छे से हो जाता था। तो गंगा नदी तो थी ही, क्योंकि मगध कहाँ पर है, मगध की जो इस समय की स्थिति है वो बिहार है, ठीक है। और उसमें आप लोग झारखंड भी जोड़ लीजिए, क्योंकि उस समय तो झारखंड संग में ही था। इवन बल्कि मैं ये कहूँगी कि मगध में उस समय जो आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा पूरा है, उसमें झारखंड भी मिला लीजिए, वो पूरा का पूरा क्षेत्र ही वहाँ पर इसमें शामिल होता था। वो तो बहुत बाद में ये सब राज्य अलग अलग बने हैं, पहले तो इसके अंतर्गत वो पूरा का पूरा पूर्व का हिस्सा था वो चला जाता था, तो बहुत बड़ा एरिया था। तो आप देखेंगे झारखंड में खदानें वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो अब वो अलग हो गया है बिहार से, लेकिन पहले वो सारी चीज़ें इसी के अंदर थी। तो ये एक रीज़न बहुत बड़ा था। गंगा थी, गंगा की नदियाँ भी थी, तो लोगों का आना जाना बहुत ईजी था, एक जगह से दूसरी जगह व्यापार भी ईजीली हो जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। चौथा रीज़न यहाँ पर था जंगल में हाथी, जंगल में हाथी की उपलब्धता, हाथियों की उपलब्धता यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। जंगल में बहुत ज़्यादा हाथी थे मगध बिहार के जंगल में। तो वो हाथी कहाँ काम आते थे इनको, वो हाथी काम आते थे युद्ध में। तो इसीलिए ये कुल मिलाकर ये कहें कि एक राज्य को स्थापित करने के लिए जितनी भी अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं वो सारी अनुकूल परिस्थितियाँ यहाँ पर मिलती हैं। इसलिए सारे राजा इस राज्य की तरफ आकर्षित होते थे, सभी लोग चाहते थे कि इस क्षेत्र पर उनका अधिकार हो। तो इस तरीके से मगध के ये कुछ रीजंस हैं कि मगध का इतिहास भारत का इतिहास क्यों कहा जाता है, या 16 महाजनपदों में मगध क्यों पहले नंबर पर गिना जाता है। ठीक है, ये हो गया एक चीज़। दूसरा, अब हम बात करते हैं राजधानी की। तो मगध की राजधानी बहुत पूछी जाती है आपसे, 1 नंबर में इसको पूछा जाता है। मगध की 2 राजधानियां थी। पहली राजधानी थी राजगृह, और इसको गिरिब्रज भी कहते हैं। आपको शायद कहीं पर मिलेगा, शायद ना भी मिले। राजगृह या राजगिरी या राजगृह, और दूसरी राजधानी थी इसकी पाटलिपुत्र। तो दोनों ही वर्तमान में मगध में ही है, और पाटलिपुत्र अब बन गया है पटना इस समय। ठीक है, तो पाटलिपुत्र पहली राजधानी। आपसे पूछा जाता है मगध की राजधानी, पहली राजधानी क्या थी, तो आपका आंसर होगा राजगृह। पूछा जाएगा कि मगध की राजधानी क्या थी, तो आपका आंसर पाटलिपुत्र होगा। ठीक है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं मगध की पे शासन करने वाले एक प्रमुख वंश की, जो कि आपकी सिलेबस में है, मौर्य वंश। मौर्य वंश ने मगध पर शासन किया। इस वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 बीसी में मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश पर जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मगध में सबसे पहला वंश कौन सा था, एक ये भी क्वेश्चन है। तो मौर्य वंश मगध पर शासन करने वाला सबसे पहला वंश नहीं था। जब 16 महाजनपदों की स्थापना हुई तो सभी राज्यों पर किसी न किसी वंश की स्थापना हुई, किसी न किसी वंश ने शासन किया। उनमें मगध में सबसे पहले किसने शासन किया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इसका आपके सिलेबस से या 12th क्लास से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी मैं जस्ट नॉलेज आपको बता देती हूँ। तो मगध पर सबसे पहले ठीक है, पहला वंश, मगध के वंश की हम बात करते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मगध का पहला वंश था हर्यक वंश, ये याद रखिएगा। हर्यक वंश इस वंश का, इस क्षेत्र का
पहला वंश था जिसने मगध पर शासन किया। इसका पहला जो हर्यक वंश का राजा था वो था बिंबिसार और दूसरा राजा था अजातशत्रु। अब शायद आप लोग कुछ याद आए या आपने इसका नाम सुना हो कभी। अजातशत्रु शक्तिशाली राजाओं में अजातशत्रु की गिनती होती है और इस एक और चीज के लिए जाना जाता है कि इसने सत्ता के लिए अपने ही पिता की हत्या कर दी थी। तो ये दो बड़े नाम हैं मगध के। फिर हर्यक वंश के बाद नाग वंश आया, फिर उसके बाद नंद वंश आया और फिर उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो अब हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, मौर्य वंश पर। इसके लिए मैं आपको एक बढ़िया सी कहानी एक सुनाती हूँ, बढ़िया स्टोरी सुनाती हूँ कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य मगध पर शासक बना, कैसे उसने मगध का राज्य अपने नाम किया। तो क्या हुआ कि जिस समय मौर्य वंश का शासन था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर जब शासन किया तो उस समय किसको परास्त किया उसने। पहला प्रश्न तो यही उठता है कि डायरेक्ट चला गया क्या शासन करने के लिए, तो उसने किसको परास्त किया। उसने उस समय मगध पर नंद वंश का शासन था और वहां पर नंद वंश का राजा धनानंद शासन करता था। चाणक्य का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। चाणक्य या कौटिल्य। अभी हम वापस से एक बार और इनके लिए आएंगे। अभी हम लोगों को मौर्य वंश पूरा पढ़ना है, लेकिन पहले हम बात कर रहे हैं कि मौर्य वंश की स्थापना हुई कैसे। तो चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त एक ही नाम है। 323 बीसी में भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। सिकंदर का आक्रमण का समय 323 बीसी। ठीक है। अब जब ये भारत में आया तो ये पूरा अंदर तक तो नहीं आया था। ये भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आया, पाकिस्तान तक आया, व्यास नदी तक, और उसके बाद ये यहाँ से लौट गया। सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर यूनान का शासक था। ठीक है। अब यूनान में इसने ये कसम खाई, इसके पिता विश्व विजेता बनना चाहते थे, अलेक्जेंडर उनका नाम था, लेकिन उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ होने के बाद ये राजा बना यूनान का और इसने भी कसम खाई कि मैं भी विश्व विजेता बनूंगा, और अपनी इस कसम के चलते इसने बहुत सारे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। ईरान वगैरह पर इसने आक्रमण किया और सभी क्षेत्रों को अपने अंडर में कर लिया। इसी तरीके से बढ़ता हुआ ये भारत की तरफ आया। भारत में यहाँ पर आने की सोच रहा था, अभी आया नहीं था, कि पाकिस्तान में एक विश्वविद्यालय है तक्षशिला, भारत का पहला विश्वविद्यालय। दिस इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। बट कब? इंडिपेंडेंस के पहले, भारत विभाजन के पहले। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है कि जब अविभाजित भारत की पहली यूनिवर्सिटी कौन है, तो आपका आंसर होगा तक्षशिला। और विभाजित भारत की पहली यूनिवर्सिटी पूछेंगे तो आपका आंसर होगा नालंदा, भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद। लेकिन उसके पहले भारत की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। सिंपल सा क्वेश्चन, भारत की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? आंसर है तक्षशिला। उस समय जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए सोच ही रहा था, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, जो कि एक ही व्यक्ति का नाम है, तक्षशिला में आचार्य के पद पर थे। प्रकांड पंडित थे, आचार्य के पद पर थे। और इस समय मगध में जब ये चल रहा था सब कुछ, तो उस समय मगध में शासन किसका था? नंद वंश का। और नंद वंश में भी राजा कौन था? धनानंद। धनानंद इस समय शासन कर रहा था मगध में। ठीक है। अब सिकंदर भारत आने के लिए तैयार था। तक्षशिला में आचार्य थे कौटिल्य और मगध में शासन था धनानंद का। क्योंकि कौटिल्य एक सोशल व्यक्ति थे और इंडिया को हर एक चीज़ से बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, तो उनको इस बात की चिंता हुई कि अगर सिकंदर भारत में आ गया तो डेफिनेटली वो यहाँ पर सब कुछ तहस नहस कर देगा। तो क्योंकि जैसे मैंने बताया मगध सेंट्रल स्टेट थी और यहाँ का जो शासक था वो उत्तर भारत का, पूरे उत्तर भारत का शासक माना जाता था।
तो चाणक्य पहुंचे धनानंद के पास, और धनानंद, जो कि बिल्कुल भी योग्य राजा नहीं था, उसे जनता से, प्रजा से, देश से कोई लेना देना नहीं था। चाणक्य ने फिर भी उससे बोला कि आप कुछ करें कि सिकंदर भारत की तरफ बढ़ रहा है, हमें उसको रोकने के क्या प्रयास करने चाहिए। लेकिन धनानंद ने कुछ भी सही उत्तर कौटिल्य को नहीं दिया और उल्टा उनका भरी सभा में उन्होंने मजाक उड़ाया। तब कौटिल्य ने, जो कि एक बहुत बड़े पंडित थे, अपनी शिखा, अपने बालों की जो चोटी बनाते थे, उसको उन्होंने खोला और उन्होंने कसम खाई कि अब मैं ये कसम मैं खाता हूँ कि मैं नंद वंश को जब तक खत्म नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन नहीं लूंगा। इसी प्रतिज्ञा के साथ कौटिल्य निकल पड़े वहां से और एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकले जो उनका साथ दे सके और जो नंद वंश को समाप्त करने में सक्षम हो। तभी रास्ते में उनकी नज़र एक बच्चे पर पड़ी जो एक खेल खेल रहा था, राजा और प्रजा का, राजकीलम उसको कहते थे, और वो बच्चा राजा बना हुआ था। उसकी प्रतिभा को बहुत जल्दी भांपने में उनको बिल्कुल भी समय नहीं लगा। कौटिल्य ने, चंद्रगुप्त उस बच्चे का नाम था, कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को उसकी माँ से खरीदा और उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए। वहां ले जाकर उन्होंने चंद्रगुप्त को पूरी शिक्षा दीक्षा, सारी विधाओं में निपुण किया। बड़ा हुआ और उसको ये सिखाया शुरू से कि उसको क्या करना है, उसे नंदवंश को समाप्त करना है। चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा हुआ और उसने नंदवंश को समाप्त किया, धनानंद को मारा और भारत में, मगध में 321 बीसी में चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की। इस बीच में सिकंदर का भी आक्रमण हो चुका था, लेकिन सिकंदर, जैसे मैंने बताया, यहाँ तक ही आया, व्यास नदी तक ही आया और यहाँ से आगे वो नहीं आ पाया क्योंकि वो पूरे विश्व की विजय करता हुआ चला आ रहा था और यहाँ आके वो काफ़ी थक भी गया था। और भी बहुत सारे रीजंस थे, हम लोग जब अलग से सिर्फ सिकंदर पढ़ेंगे तो हम उस पर बात करेंगे। तो इस तरीके से भारत में मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो मौर्य वंश की स्थापना करने में सबसे बड़ा हाथ था कौटिल्य का, जिन्होंने चंद्रगुप्त नाम के एक बालक को अपने साथ रखा, तक्षशिला में ले गए और वहां उन्होंने उसको मौर्य वंश स्थापित करने के लिए, क्योंकि उसका सरनेम मौर्य था, इसलिए वो मौर्य वंश हो गया और नंदवंश समाप्त हो गया। तो इस तरह से मौर्य वंश की स्थापना भारत में हुई। इसके आगे हम लोग अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कैसे, किस तरीके से मौर्य वंश ने भारत में एक छत्र शासन किया और कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को एक उसमें रचा, एक रास्ता के एक सूत्र में रचा। और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अशोक का नाम मेरे ख्याल से जो इतिहास का विद्यार्थी, इतिहास का स्टूडेंट नहीं होगा वो भी जानता होगा कि सम्राट अशोक हमारे इतिहास में एक महान राजा के तौर पर उनकी गिनती की जाती है। तो मौर्य वंश के बारे में जो भी और जानकारी है स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ। मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक, जो भी मैंने पीछे का वीडियो बनाया था इस चैप्टर को जब स्टार्ट किया था, वो मैं दे दूँगी। तो आप लोग उसको देखिए, पढ़िए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।